अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। छठे सेशन के साथ मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ। और हमने जो लास्ट अपना सेशन एंड किया था, जो क्लास हमने एंड की थी, वो जिस जगह की थी वो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि शाह वलीउल्लाह का जो पूरा सिलसिला था वो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया था। किस तरह से मुग़ल बादशाहत कमज़ोर होती जा रही थी उसका मैंने ज़िक्र किया था। मुग़ल बादशाहों की क्या सूरत थी उसका ज़िक्र किया था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से अपने कदम जमाती जा रही थी, किस तरह से आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली उन्होंने आपसे एक-एक करके मुख्तलिफ चीज़ों के इख्तियारात लिए, टैक्स कलेक्शन लिया, रियासतों के मामलात लिए, फ़ौज के मामलात लिए और किस-किस तरह वो सियासी मामलात के अंदर मदाखलत करता जा रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ताल्लुक था यहाँ पर बरसग़ीर के अंदर बढ़ता जा रहा था। और उसके नतीजे में जो हमारे आपस के जो मसाइल थे, जिसके अंदर एक शिया-सुन्नी बहुत बड़ा मसला था, उस तफ़रक़े को उन्होंने मज़ीद हवा किस तरह से देकर उसका किस तरह से फ़ायदा उठा लिया था। इसके अलावा जो दीगर ताकतें और क़ुव्वतें थी जिनका चाहते हुए ना चाहते हुए उसका ख़ात्मा हो रहा था, जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि जाटों का, राजपूतों का, हिंदुओं का वो ख़ात्मा होता जा रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो तेज़ी से जो है वो इस खित्ते जिसको आप बरे-सग़ीर कहते हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा करती जा रही थी। तो मैंने आपसे लास्ट जो ज़िक्र की थी वो बक्सर की लड़ाई, और मैंने आपको बताया था कि 1764 में बिलाखिर जो है वो तमाम उस इलाके को उन्होंने, जो बंगाल के अच्छे खासे इलाके थे, उसके ऊपर काबिज़ हो गए थे। 1757 में प्लासी की लड़ाई, जिसके अंदर हैदर अली को शिकस्त हुई। हैदर अली के बाद हैदर अली को जो धोखा हुआ, उसके बाद फिर वो इलाके हाथ निकलते गए। उसके बाद जो है वो मैंने जो आपसे ज़िक्र किया था कि शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को ख़त लिख के बुला लिया था, तो उसके नतीजे में एक और ताकत का जो यहाँ पर ख़ात्मा हो गया था। उनको जाट कहते हैं या राजपूत वगैरह थे, उन सबका भी ख़ात्मा हो गया था। जो पानीपत की लड़ाई थी उसके अंदर उनको शिकस्त हुई थी, और अहमद शाह अब्दाली की वजह से जो है वो जो मकामी ताकतें थी, क़ुव्वतें थी, उनको ख़ात्मा हो रहा था। 64 में बिलाखिर जो है वो 1764 में बिलाखिर जो है वो बक्सर की लड़ाई में उसका मुकम्मल ख़ात्मा हो गया। फिर उसके बाद एक आखिरी क़ुव्वत जो बची थी वो मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था लास्ट क्लास में, वो टीपू सुल्तान की बची थी। तो जिस तरह से टीपू सुल्तान के साथ भी तकरीबन सेम वही मामलात रखे गए जिस तरह से जो हैदर अली के साथ रखे गए थे। टीपू सुल्तान का नाम आप तारीख़ में जानते हैं, अंग्रेज़ खुद उसकी बहुत इज़्ज़त करते थे, बहुत कदर करते थे। आपने टीपू सुल्तान के वो यकीनन जुमले बड़े जो मशहूर हैं कि वो शेर की एक दिन की ज़िंदगी की लड़की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। और इसके अलावा जो टीपू सुल्तान की इस्लाहात थी, जो टीपू सुल्तान की टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट थी कि जिस तरह हम वो हथियार तैयार कर रहे थे। और इसके अलावा वो भी एक जंगजू, बहादुर और जिसमें जो है ना हथियार ना डालने वाला हमारा एक मकामी अफ़राद था, मकामी फ़र्द था और एक मकामी क़ुव्वत थी। लेकिन वही चीज़ें कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ रही है, जिसके नतीजे में ये है कि वो हम किसी भी अपने मकामी फ़र्द को सपोर्ट करने के बजाय या उसकी मदद करने के बजाय ऐसी क़ुव्वतों का हमेशा से साथ देते रहे कि जो कि गैर मुल्की क़ुव्वतें थीं। जिस तरह से मैंने हैदर अली का ज़िक्र किया था कि उसको उसके ही रिश्तेदारों, करीबी जानने वालों ने उसके साथ धोखा किया इक़्तिदार के उसूल के लिए। इसी तरह वो रियासतें अब जो अंग्रेज़ के मातहत जा चुकी थी, जहाँ की रियासत के मामलात अब अंग्रेज़ देख रहा था, जहाँ पर टैक्स कलेक्शन के मामलात अंग्रेज़ के पास थे, जहाँ की फ़ौज अब अंग्रेज़ के पास थी, जिसकी हिफ़ाज़त की ज़िम्मेदारी ईस्ट इंडिया कंपनी उठा चुकी थी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुग़ल बादशाहत कमज़ोर हो चुकी थी, और वहाँ के जो मकामी रियासती जो भी हुक्मरान होता था, वो ज़्यादा ताकतवर होता था। तो वो चाहता था कि किसी तरह अब ये टीपू सुल्तान का भी ख़ात्मा हो, जिसके अंदर एक बहुत अहम नाम जो है वो हमारी रियासत हैदराबाद दक्कन का भी होता है। रियासत हैदराबाद दक्कन जहाँ एक तरफ मज़हब के हवाले से बड़ी मशहूर थी कि वहाँ पर मज़हब की बड़ी खिदमत थी, मज़हब के हवाले से कोई भी कोशिश काबिश हो रही हो, तो रियासत हैदराबाद दक्कन के निज़ाम के पास जाया जाता था। तो वो उस सिलसिले में माली तौर पे बहुत अहम मदद फ़राहम करते थे, चाहे वो कुरान का लिखवाना हो, कुरान के तर्जुमे हों, किताबों का लिखवाना हो या दीन की तरगीब हो। लेकिन साथ ही साथ जो है वो एक अंग्रेज़ से वफ़ादारी भी उनका एक बहुत बड़ा इश्यू था। इसी तरह खाली सिर्फ़ एक निज़ाम हैदराबाद दक्कन नहीं, इस तरह बहुत सारी बेशुमार रियासतें हमारी थीं, जो कि उस टाइम पे आहिस्ता-आहिस्ता अंग्रेज़ के साथ वफ़ादारी का हलफ़ उठाकर अंग्रेज़ की मदद करने को तैयार होती थी, बनिस्बत इसके कि वो अपनी मकामी फ़र्द की मदद करें। और ये जो आपको एक जो प्रॉब्लम अब अभी भी नज़र आता है हमारे पाकिस्तान के अंदर भी और इंडिया के अंदर भी नज़र आता है, ये जो हमारे यहाँ लिसानी एक लड़ाई है बहुत ज़्यादा, जो कि वो सिंधी है, वो पंजाबी है, वो बलूची है, वो महाजिर है, वो पठान है, वो बंगाली है, वो बिहारी है। ये मसाइल उस दौर के भी मौजूद हैं। यानी कि हैदराबाद दक्कन को हमेशा से बंगाल के साथ एक इश्यू रहा है। इस तरह से पंजाब के बहुत सारे इलाकों के साथ बहुत सारे लोगों को इश्यू रहा है। इस किस्म के जो मामलात थे, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा कि कोई हमें ऐसा लग रहा हो कि हम कोई लिसानियत के ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन वो एक जेन्युइन इश्यूज़ हैं, मतलब वो तारीख़ के साथ उसका कनेक्शन है।
ऐसा नहीं था कि वो पाकिस्तान बनने के मैं यानी कि आपसे अंदाज़ा लगाएँ ना पाकिस्तान बनने से कितने अरसे पहले की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हो रहा है और हम बात कर रहे हैं 1764 की और अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ टीपू सुल्तान की वो 1799 जिसमें टीपू सुल्तान को शहीद किया जा रहा है। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ यानी कि तकरीबन 200 साल का फ़र्क है। तो उस 200 साल पहले भी आपके इस किस्म के मसाइल पाए जाते हैं और ये एक फ़ितरी नेचुरल किस्म के मसाइल हैं। इसका मतलब तारीख के साथ गहरा कनेक्शन है, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। इसीलिए कुरान या मज़हब ने इन सारी चीज़ों की बड़ी मुखालफत की है और आप सब यकीनन जानते हैं कि इस्लाम ने इन सारी चीज़ों की ममानियत करने की वजह यही थी कि अगर इन छोटी-छोटी जुज़ियात में इंसान पड़ जाता है, तो फिर वो जो बड़े कॉज़ होते हैं, बड़े काम होते हैं, उसकी तरफ कभी भी नहीं जाता। तो वो जो आप इस्लाम का भी जब सुनते हैं कि इस्लाम मुसलमानों के पास यानी कि दुनिया के अंदर आया, तो उस टाइम पर भी वो अपनी कौमियों कभी कौमों के नतीजे साथ और कबीलों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहते। तो 100-100 साल की लड़ाई चल रही है, पानी पिलाने पे झगड़ा हो गया है कि उसके कभी घोड़े ने पानी कैसे पानी पी लिया, उसका छोटा ख़ानदान था, हमारा बड़ा ख़ानदान था, वो दूसरी ज़बान बोलने वाला है। तो ये हमारे यहाँ तारीख़ी एक मसला है जो कि बरे-सग़ीर में भी पाया जाता है। तो ये एक बहुत ये भी एक वजह थी जिसके अंदर जो कि टीपू सुल्तान की मदद के लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वो बंगाल के एक चंद इलाके जिसका नाम एक मशहूर इलाका जो आपने सुना होगा मैसूर का इलाका, उसका हुक्मरान था बहुत ताकतवर हुक्मरान था जिसका हैदर अली था। इसके इलाकों का भी टैक्स कलेक्शन जो था वो अंग्रेज़ के पास नहीं था। और इसके अलावा जो है कि उनकी भी जो पॉलिसीज़ थी वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते थे। तिजारत के लिए उनको अंग्रेज़ को टफ़ टाइम देते थे। ज़ाहिर-सी बात है कि जिन-जिन इलाकों पर आपकी अमलदारी कब्ज़ा होता है, तो वहाँ से आपको टैक्स जो है वो जो भी कंपनी थी या जो भी काम कर रहा था उसको ज़ाहिर-सी बात है फिर उनको पैसे देने पड़ होते हैं। तो इस तरह से टीपू सुल्तान के खिलाफ भी बाकायदा एक बहुत गहरी साजिश तैयार की गई जो कि अंग्रेज़ का हमेशा से रिवायती तरीक़ाकार है और वो पहले आपस की जो अंदरूनी कोई चपकलिश या ख़राबी होती है उसको तलाश कर लेता है, फिर उसी को बढ़ा के उसका फ़ायदा उठाता है जिस तरह से उसने हैदर अली के साथ किया। टीपू सुल्तान का एक बंदा जिस तरह मीर जाफ़र था, अब यहाँ मीर सादिक साहब थे और इसने भी तकरीबन वही तमाम हरबे इस्तेमाल किए कि जो फ़ौजों के अंदर ख़राबी पैदा करना, फ़ौजों के अंदर बददिली पैदा करना, उनकी तनख़्वाहें रुकवा देना, बादशाह को झूठी ख़बरें देना और टीपू सुल्तान तक असल हक़ाइक़ ना पहुँचना और जंग वाले दिन जो है वो क्या कहते हैं फ़ौजों को जो है वो रोक देना लड़ाई से और बताना कि भई लड़ाई का ख़ात्मा हो गया है या जो है वो तनख़्वाह बढ़ रही है। इस किस्म के यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ लोगों को डिवाइड कर देना। फिर दूसरा आप सबको पता है कि किले के अंदर जब फ़ौजें दाखिल होती हैं तो वो किला फ़तह हो जाता है। किले के दरवाजे खुलवाना आखिरी टाइम के ऊपर बिल्कुल जिस टाइम पे जंग का पीक चल रहा हो उस टाइम पे फ़ौजों को दाखिल करवा देना। तो इस किस्म की सारी चीज़ों के साथ जो है वो टीपू सुल्तान के खिलाफ भी बाकायदा एक साजिश रची गई और उसको रचाने वाला जो था वो मीर सादिक था और इसने जो है वो बिलाखिर टीपू सुल्तान को भी धोखा दिया और उसके अंदर फिर बहुत सारे दीगर अवामिल भी जो थे वो इसी तरह से शामिल थे जिस तरह से हैदर अली के साथ और बिलाखिर आपका एक आखिरी पावरफुल ताकतवर हुक्मरान बादशाह जिसको आप टीपू सुल्तान के तौर पे जानते हैं वो 1799 1707 औरंगज़ेब मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि 1707 में 1707 में औरंगज़ेब आलमगीर का वफ़ात हुई थी और वो आपका एक आखिरी मुग़ल हुक्मरान ताकतवर बादशाह था। उसके बाद 1707 से लेकर आपकी 1799 तक आ जाए यानी कि सदी एंड पर है। तकरीबन 100 साल 90 साल का टाइम गुज़र रहा है और 90 साल के दौरान सिर्फ़ आपके हाथ से इक़्तिदार जाता रहा। अंग्रेज़ कंपनी ताकत से ताकतवर होती जा रही है। मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ मसाइल जिसके अंदर एक साहब जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया कि शाह वलीउल्लाह थे, उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह मैं इन सारे मामलात को रिज़ॉल्व कर सकूँ, लेकिन वो भी कुछ हद तक किसी हद तक कामयाबी भी मिली यानी कि जो शिया सुन्नी मसाइल थे, तसव्वुफ़ के मसाइल थे, उलमा और तसव्वुफ़ की लड़ाई थी, उसको किसी न किसी हद तक रिज़ॉल्व करने में कामयाब भी हुए, लेकिन ये कि वो बहुत बड़े पैमाने पे कामयाब ना हो सके और इस तरह ये आहिस्ता-आहिस्ता इक़्तिदार जो था वो बरे-सग़ीर का अंग्रेज़ों के पास मुंतक़िल हुआ। हमारी मज़हबी, सियासी, माशी सारी कमज़ोरियाँ वाज़ेह होती जा रही थी। हम आहिस्ता-आहिस्ता बिखरते जा रहे थे और अंग्रेज़ कंपनी ताकतवर से ताकतवर होती जा रही थी। इसी मौके पर जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था तो बंगाल में 2 और भी तहरीकें थी, बंगाल की और एक हमारे अभी जो मौजूदा पाकिस्तान है उसकी 1-2 तहरीकें थी, उसका ज़िक्र करना भी यहाँ पर ज़रूरी है। और वो तहरीकें भी आपकी 17वीं सदी की तहरीकें हैं, 1770 और 71 की वो शुरू हुई थी, 1771 में और एक 1776 में। एक जो तहरीक शुरू होती है जिसका नाम है बंगाल की फ़राइज़ी तहरीक जिसका मैंने आपसे वो जो पीपीटी शेयर की भी थी वो अभी इत्तेफ़ाक से मेरा माउस काम नहीं कर रहा वरना मैं आपको साथ में दिखा भी जाता। तो आप ज़रूर देखिएगा जब उसको देखते जाएँगे तो आपको वो टाइम पीरियड आपका सामने क्लियर रहेगा। जहाँ पर वो बक्सर की लड़ाई जारी थी या बक्सर के अंदर शिकस्त हो चुकी थी उसके बाद के जो मामलात थे तो बंगाल में एक साहब जिनको आप हाजी शरीयतुल्लाह के नाम से जानते हैं इनकी एक तहरीक का आगाज़ होता है। अच्छा इनकी जो तहरीक थी उसका नाम था फ़राइज़ी तहरीक। अच्छा फ़राइज़ी तहरीक के लिए मतलब आप अगर जो लोग आसानी से
क्या कहते हैं चीज़ों को जानते हैं, वो जानते हो कि इस्लाम में फ़र्ज़ की बड़ी अहमियत होती है ना, जो फ़राइज़ जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें फ़र्ज़ की ज़ुमरे में दाखिल होती हैं। तो इन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया और इस तहरीक का जो सिलसिला था वो ये था कि इन्होंने कहा कि जिस तरह से शाह वलीउल्लाह ने कहा कि भाई इस्लाम में आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आप बिदअत कहते हैं दाखिल कर दी, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें अगर इनको जब तक निकालेंगे नहीं और जब तक हक़ाइक़ जो असल फ़राइज़ है उनकी तरफ नहीं जाएँगे तो हम जो है वो दीन की असल तक नहीं पहुँच सकेंगे। इनके साथ भी ये हुआ कि बचपन में क्या कहते हैं इनको मौका मिल गया तालीम हासिल करने के दौरान कि इनको मक्का जाने का मौका मिला। मक्के के अंदर इनकी रिहाइश रही काफ़ी अर्से उन्होंने वहाँ पे हदीस का इल्म हासिल किया जिस तरह से शाह वलीउल्लाह हासिल करके आए थे। और ये शाह वलीउल्लाह के क्या कहते हैं बाद यहाँ यानी कि शाह वलीउल्लाह इस खत्ते के अंदर थे ज़्यादातर दिल्ली के साथ उनका कनेक्शन था, लेकिन इनका जो था वो बंगाल की तरफ था। इन्होंने वहाँ पर भी वही सारी बातें जो तकरीबन शाह वलीउल्लाह कह रहे थे और इन्होंने भी आके उन्हीं सारे जो बिदअत या खराफात जो दीन में दाखिल होती थी जिसके नतीजे में आहिस्ता-आहिस्ता सियासी तौर पे, बादशाहत का तौर पे और माशी तौर पे और हर हवाले से आप कमज़ोर होते जा रहे थे। और मैंने आपसे जैसे कि बार-बार ज़िक्र कर रहा हूँ कि बंगाल का इलाका टैक्स कलेक्शन के हवाले से बेइंतहा अहमियत का हामिल था। जहाँ इन्होंने मज़हबी हवालों से एक अहम किरदार अदा किया, लोगों को फ़राइज़ की अहमियत का आगाह किया, वहीं इनको जहाँ सियासी और माशी तौर पे जो बंगाल का बेड़ा गर्क अंग्रेज़ करता जा रहा था, तो इनको उस पर भी बड़ी तशवीश थी। बंगाल में अंग्रेज़ ने ज़ुल्म के वो पहाड़ तोड़े कि उसकी तारीख़ नहीं मिलती है। बंगाल का जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया कि रेशम और कॉटन बड़ा मशहूर था, जो हल्का-सा कपड़ा आपने देखा होगा कि वो जो कुर्ते पहनते हैं, तो वहाँ की बड़ी मशहूर कपास जो है वहाँ की, वहाँ पे फसल बड़ी अच्छी होती थी। तो उन्होंने वहाँ पर हज़ारों लोगों का कारोबार को तबाह किया, उनकी फसलों को जलाया, उनके कारोबारों को तबाह करने के लिए उनके खेत खलिहानों को आग लगाई जाती थी और उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया जाता था। साथ ही साथ उन्होंने ये किया कि उनको पता था कि यहाँ पर एक चंद इलाके जो है बंगाल के जिसके अंदर आसाम का इलाका है, बहुत बड़ा इलाका, ये हिंदुओं का इलाका था, मेजॉरिटी इलाका हिंदू का था और सिलहट का इलाका और ये जो आसाम का इलाका ये बाद में फिर आप सबको पता है कि ये हिंदुस्तान के साथ गया, उसकी एक वजह ये थी कि वहाँ पर मकामी अफ़राद जो थे वो हिंदू थे, लेकिन एक बहुत बड़ा इलाका जो कि मशरकी बंगाल का जो कि बाद में पाकिस्तान का हिस्सा भी बना था, फिर बाद में बांग्लादेश बन गया। ये वो इलाका था कि जो कि मेजॉरिटी इलाका मुसलमानों का था, यानी पर यहाँ पर हिंदू ना होने के बराबर थे। तो इन्होंने ये किया कि हिंदुओं के इलाकों में जहाँ अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया, वहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन या जो साहूकार होता था, जो कि जो ज़मीनों से पैसा जमा करता था या जिसको आप जागीरदार कह लें या आप उसको आसान अल्फाज में आजकल के अल्फाज में पटवारी कह लें या जो जो भी ज़मीनों के मामलात से टैक्स कलेक्ट करता था, उसको जो है वो दीगर मज़हब के बंदे को वहाँ पे तैनात किया जाता था। जैसे हिंदू है, हिंदुओं का इलाका है तो वहाँ पर मुसलमान बंदे को तैनात किया जाएगा ताकि वो जो एक हिंदू मुस्लिम नफ़रत है जो कि बरसग़ीर में नहीं पाई जाती थी अंग्रेज़ की आमद से उस तरह से पहले बहुत ज़्यादा, उसको मज़ीद हवा दी जाए। पाई जाती थी लेकिन मैंने आपसे ज़िक्र किया कि उसके बावजूद भी जब भी मकामी मसला होता था, सब मकामी हो जाते थे पहले। ये नहीं देखते थे कि वो हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि जितनी फ़ौज औरंगज़ेब आलमगीर की जो मेन सिपहसालार होता था वो हमेशा हिंदू रहा। ऐसा नहीं है कि उसने हिंदू को ही मतलब सिपहसालारों ने कोई गद्दारी कर दी। क्योंकि उनके लिए मकामियत ज़्यादा अहमियत होती थी बनिस्बत इसके कि हम मज़हबी लड़ाई हुई तो अंग्रेज़ की पैदा ये अब जो आहिस्ता-आहिस्ता और बढ़ती जाएगी, जिस तरह मैं आपको लेके जाऊँगा तो आपको समझ में आता जाएगा। तो उन्होंने बाकायदा हिंदू और मुस्लिम नफ़रत का भी यहाँ पर आगाज़ किया इस तरह से कि उन इलाकों में हिंदुओं को तैनात करते जहाँ मुसलमान होते थे और जहाँ मुसलमान होते थे वहाँ हिंदू तैनात और फिर बाकायदा उन पर ज़ुल्म और ज़्यादती के रवैये अख्तियार किए जाते थे। वो किस तरह से? तो तारीख़ की किताबें बताती हैं, उसमें से चंद एक आध मिसालें देकर आपको बताता हूँ, मैं आपको समझ में आएगा। क्या करते थे कि जो आपने देखा होगा बंगाली के तो कद छोटे-छोटे होते हैं, दूसरे की छोटी-छोटी सी दाढ़ियाँ होती हैं, बिल्कुल ना यहाँ-यहाँ पर दाढ़ी होती है, देखा होगा छोटी-सी दाढ़ियाँ होती हैं, तो वो मतलब बढ़ तो जाती है लेकिन ये कि वो होती सिर्फ़ इस इलाके के अंदर, इस एरिया में है ना। तो इनके साथ ये करते थे, इनकी ज़मीनों के ऊपर जो टैक्स नहीं देते थे या जो ज़ुल्म करना होता था, तो ये करते थे कि इनकी ज़मीनों के ऊपर जैसे 2 बंदे हैं, उनको आपस में उनके हाथ पीछे बाँध दिए गए, कमर के पीछे हाथ बाँध दिए, पाँव बाँध दिए और उसके बाद आपस में इनकी दाढ़ियाँ बाँध दी। आपस में दाढ़ियों को बाँध दिया और नीचे से फिर आग की धुनी दी जाती थी, कोयले की धुनी। अब जैसे ही मतलब नाक में धुआँ जाएगा तो आदमी पीछे मुँह हटाएगा, अब जैसे ही पीछे मुँह उठाएगा तो दाढ़ी खिंचेगी, तो अब आप सोच सकते हैं कि दाढ़ी खींचने की क्या तकलीफ़ होती है। तो इस किस्म के ज़ुल्म इनके साथ किए जाते थे। इसके अलावा आपको पता है कि इन इलाकों के अंदर बाँस बहुत ज़्यादा उगता है और बाँस जो है वो बाँस के खेतों के अंदर वो बताया जाता है कि चाइना वगैरह में भी इस किस्म की शायद सज़ाएँ दी जाती हैं। डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह में इत्तेफ़ाक से देखने का वो बाँस जो है ना, क्योंकि जब वो निकलता है ज़मीन से तो वो फाड़ के निकलता है। जैसे पौधा तो आहिस्ता-आहिस्ता निकलता है लेकिन बाँस की जो स्पीड होती है ना, वो बड़ी स्पीड में फाड़ के निकलता है। तो ये बताया जाता है कि उनको ज़मीनों के ऊपर बाँध दिया जाता था, हाथ-पाँव चारों तरफ से बाँध के और छोड़ दिया जाता था जिस जगह पे बाँस के दरख्त या जो खेत होते थे, जहाँ पर बाँस उगता है,
तो वो बाँस जब फाड़ के निकलता है तो ऐसी वजह जिस्म फाड़ के निकलेगा, जिस्म फाड़ के निकलेगा तो इंसान मर जाएगा। इस किस्म का जो जुल्म जो था वो अंग्रेज़ों ने इन इलाकों के अंदर रवा रखा सिर्फ़ अपना पैसा जमा करने के लिए। और मैं आपसे जैसे कि बार-बार ज़िक्र करता रहता हूँ कि यही वो वक़्त है कि जिस टाइम पे यूरोप तरक्की कर रहा है। तो हमें बड़े फ़ख्र से यहाँ पे बताया था ना यूरोप ने इतनी तरक्की की है, वहाँ सड़कें, वहाँ रेलें, वो सारी साइंस की टेक्नोलॉजी की, इस टाइम पे वहाँ पे कोई साइंस की टेक्नोलॉजी ऐसी ख़ास तरक्की नहीं थी। आहिस्ता-आहिस्ता तरक्की कर रहे थे और तरक्की करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो थी पैसा। आप अरबों-खरबों रुपए रिसर्च के ऊपर लगाते हैं, वो रिसर्च कहाँ से करेंगे? पैसे से करेंगे। आप जब ज़मीनें बनाएँगे, गुलामों के ज़रिए मज़दूरी करवाएँगे तो उनको पैसे देने हैं। वो पैसा जो है वो आप यहाँ से लूट-लूट के बंगाल से और हमारे इलाकों से लूट के हमारे खित्तों से लेके जाते थे, जिसके नतीजे में आज यूरोप आप या अमेरिका ये जो पूरा बरतानिया जो पूरा मिडिल जो खड़ा हुआ था वो सब कुछ हमारी इन्हीं इलाकों जिनके अंदर खासतौर पे ईस्ट इंडिया और फिर आपका वेस्ट इंडीज तो पूरे इलाके जिस पर ये गोरों ने आके कब्जा किया और इन जगहों से उन्होंने वो हासिल सारी चीज़ें करने के बाद अपने इलाकों को डेवलप करना शुरू किया। तो ये हमारी तारीख का एक सितमज़रीफ़ी है कि हमें मतलब उनकी मोहब्बत तो डेवलप कराई जाती है लेकिन हम सारे सामने उनका वो जुल्म, वो ज़्यादती नहीं बताई जाती जो कि उन्होंने तकरीबन 300-400 साल यहाँ रवा रखी थी और जिसके नतीजे में फिर उन्होंने यहाँ से सारा पैसा ले जाके वहाँ पर तरक्की की थी। खैर तो ये वो वजह थी कि बंगाल की फ़राइज़ी तहरीक के अंदर एक शिद्दत पसंदाना रवैया भी दाखिल हो गया और उनको सियासी तौर पर इस चीज़ का एहसास था कि हमसे सियासी तौर पे भी हमारा इक़्तिदार छीना जा रहा है। यहाँ माशी तौर पे हमें घसीटा जा रहा है, उसी तरह सियासी तौर पे भी हमारा बेड़ा गर्क किया जा रहा है, जो कि अंग्रेज़ सरकार कर रही है। और अंग्रेज़ सरकार बाकायदा नहीं हुई, कंपनी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से मौजूद थी और कंपनी के साथ फ़ौज थी, ज़ाहिर-सी बात है कंपनी बुनियादी तौर पे एक फ़ौजी इदारा था, फ़ौजी सिलसिला था, जिसके नतीजे में उनकी ट्रेनिंग होती थी, बाकायदा उनका एक लिबास था, उनको फ़ौजी ट्रेनिंग कराई जाती थी और फिर मैंने आपसे जैसे कि ज़िक्र किया कि उन्होंने जब आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लिया, जैसे मिसाल के तौर पे उन्होंने बंगाल की अच्छी खासी ज़मीनों पे कब्ज़ा किया। अब आप रोते हुए गए कि भाई हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, तो आप कुछ करें। तो उन्होंने कहा ठीक है क्या चाहिए? रोज़गार? कहा रोज़गार हमारे पास है, हमारी फ़ौज में भर्ती हो जाओ। अब वो आपको चाहते या ना चाहते हुए आपको अपनी ज़ाहिर-सी बात है रोज़गार पूरी करना है, तो आप क्या करते थे फ़ौज में जाके भर्ती हो जाते थे। तो उस टाइम पे जो हर जगह पर सबसे अच्छा रोज़गार का सिलसिला होता था, वो फ़ौज में भर्ती होना था। ज़ाहिर-सी बात है कोई एजुकेशन थी नहीं, स्कूल का निज़ाम कोई था नहीं, कॉलेज का निज़ाम नहीं था, आपके पास कोई एजुकेशन आपका जो मकामी निज़ाम था वो दीनी मदारिस का निज़ाम था या अगर आप हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे, तो आप हिंदू तालीम हासिल करते थे, आप सिख होते थे, तो आप सिख तालीम हासिल करते जो भी सिख उलूम होते थे, वो हासिल कर लिए जाते थे। जो आपको अगर आप किसी और मज़हब के मानने हैं, तो आप वो पढ़ते थे। ये जो जदीद तालीम थी जिसको साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया जाता था, ना तो वहाँ उस वक़्त मग़रिब में मौजूद थी उस तरह से बाकायदा प्रॉपर, ना आपके पास थी। वहाँ पर डेवलप हो रही थी और आपके यहाँ तो अभी डेवलप होना शुरू होनी थी। तो ये इनके पास एक आसान हरबा होता था कि आपको फ़ौज में भर्ती कर लिया। अब जब फ़ौज में भर्ती करने के बाद फिर आपसे कहा जाता था, जाओ भाई जाके अब हमला करो। अब मिसाल के तौर पे जो फ़ौजी मुसलमान भर्ती हुए और उनको बताया जाएगा कि भाई वहाँ पे हिंदू जुल्म कर रहा है बंगाल के उस इलाकों के अंदर, तो तुम्हें जाके मारना। अब वो जाके मारेगा कि नहीं मारेगा? ऑटोमेटिकली से मारेगा, उसको बताया गया कि वो अच्छा हिंदू ने मारा है और तो जाएँगे मारने के लिए वो फ़ौज यहाँ से मुसलमानों की वहाँ भेज दी। वहाँ से जो हिंदू फ़ौज तैयार करी वो यहाँ मुसलमानों तो आपस में लड़ा-लड़ा कर इन्होंने यहाँ पर नफ़रतें पैदा करने का एक सिलसिला अंग्रेज़ कंपनी ने जारी रखा। इसका रिज़ल्ट ये होता है, अच्छी बात है होना था कि जो कि मुसलमानों के पास एक जिहाद का पूरा कॉन्सेप्ट मौजूद था, एक तसव्वुर मौजूद था। अब आहिस्ता-आहिस्ता उस नज़रियात ने भी जान सर उठाना शुरू किया। क्योंकि जब बादशाहत कमज़ोर हो रही थी, बादशाहत की तरफ से कोई रेज़िस्टेंस नहीं मिल रही थी, तो अब मकामी अफ़राद ने अपने तौर पे जिसके अंदर ये काम शाह वलीउल्लाह और उनके बेटे किसी हद तक कर चुके थे, शाह अब्दुल अज़ीज़ वग़ैरह जिनके आगे सिलसिला आएगा। लेकिन साथ ही साथ जो दीगर लोग थे उन्होंने भी मकामी बादशाह जब एक काम नहीं करा, भाई काम बादशाहत का था। बादशाह जो है वो लड़ाई का ऐलान करता था, बादशाह जिहाद का ऐलान करता था, बादशाह जो है वो दुश्मन कुव्वतों को टफ टाइम देता था। आपके बादशाह बेकार होके बैठ जाएँगे तो अब क्या करें भैया? तो फिर ऐसे मौके पर ये जो मकामी अफ़राद होते हैं या मकामी उलमा होते हैं वो अपना किरदार अदा करना शुरू करते हैं। तो इसी तरह हाजी शरीयतुल्लाह ने सबसे पहले इस इलाके के अंदर इस इलाके को दारुल कुफ़्र या दारुल हर्ब करार दिया। एक छोटी-सी इस्लामी इस्तिलाहत है, मैं ज़्यादा इसकी डिटेल आपको नहीं समझाऊँगा, लेकिन ये कि समझने के लिए सिर्फ़ मिसाल के तौर पे आप उस इलाके को जिसके ऊपर काफ़िर या दीगर मज़हब का कोई बंदा हुक्मरान होता है, उसको आप दारुल कुफ़्र करार देते हैं और दारुल कुफ़्र करार देने का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पर आप दुश्मन का खून बहा सकते हैं। यानी कि अब आपके पास ये अख्तियार है कि यहाँ पर अगर दुश्मन कुछ भी करेगा तो हम उसको मारेंगे। यानी कि जो दुश्मन फ़ौज होगी, हम उसका कत्ल करेंगे। क्योंकि वो हमें मार रहा है और हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर रहा है, हमारा रोज़गार तबाह कर रहा है, हमारे बीवी-बच्चों को मार रहा है, अब हम भी उसको उसी तरह से मारेंगे। ये बाकायदा इस्लाम में फ़तवा दिया जाता है, उसके बाद उस इलाके को दारुल कुफ़्र या दारुल हर्ब करार दिया जाता है। इससे पहले बर्र-ए-सग़ीर को कभी भी दारुल हर्ब या दारुल कुफ़्र करार नहीं दिया जाता था। उसकी वजह क्या थी? आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हुक्मरान कौन होता था? मुसलमान और मुसलमान बादशाह है, बादशाह के होते हुए
आपके पास ये इख्तियार नहीं था कि कोई आलिम ये काम कर सके कि वो दारुल हर्ब या दारुल कुफ्र करार दे। अगर वो देगा तो वो गुनाहगार होगा और उसके खिलाफ जो है वो बादशाह एक्शन लेता था। तो कभी इससे पहले ये काम नहीं हुआ। हाजी शरीयतुल्लाह ने सबसे पहले ये काम बंगाल के अंदर किया और उन्होंने दारुल हर्ब करार देकर अंग्रेज़ फ़ौजों और जो कि बंगाली हिंदू फ़ौजें होती थी उसके खिलाफ बाकायदा जिहाद का ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि इनको वाजिबुल कत्ल है, इनको मारा जा सकता है क्योंकि ये एक तो अंग्रेज़ सरकार के साथ हैं और दूसरा ये कि मुसलमानों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो यूँ पहली दफ़ा यहाँ पर छोटी-छोटी जिहादी कार्रवाइयाँ शुरू होनी शुरू जिहादी मूवमेंट शुरू हुई, जो कि इससे पहले बरसग़ीर में प्राइवेट तौर पे नहीं होती थी। जो आप आज भी लफ्ज़ सुनते होंगे कि प्राइवेट जहाद का कॉन्सेप्ट, ये वो सारी चीज़ें, तो उसका कनेक्शन ये शाह वलीउल्लाह और फिर शाह वलीउल्लाह के बाद जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह और फिर आगे हमारे पाकिस्तान के इलाकों में सैयद अहमद शहीद तहरीक से मिलता है, जिसका मैं भी आगे ज़िक्र करूँगा। तो यूँ जो है वो आपने आहिस्ता-आहिस्ता बगावतों का आगाज़ कर दिया और आप लोगों ने भी अंग्रेज़ों को मारना शुरू किया। पहली दफ़ा अंग्रेज़ों को प्राइवेटली मार रहा है, जैसे छापामार कार्रवाई जिसको आप गुरिल्ला वॉर कहते हैं आजकल के दौर में, कि आपने छुप के कार्रवाई करी फ़ौज के खिलाफ, कि आपको पता था यहाँ फ़ौज ठहरी हुई, आपने रात में प्लान किया और जाके मार कर आ गए। अब ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम पे कोई सर्च लाइट तो थी नहीं कि लाइटों से ढूँढ लिया रात में कौन आ रहा है, कौन मार के जा रहा है। गए छापा मारा, मार कर आ गए। अब उसमें जो ज़ाहिर-सी बात है, अगर फ़र्ज़ करें कि हिंदू सॉरी वो है कोई फोर्ट बना हुआ, किला बना हुआ है अंग्रेज़ का, जिसके अंदर ये जो आप सुनते हैं कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज और ये जो सारे कॉलेजेस के नाम थे, ये बुनियादी तौर पर तो किले थे और ये किले बाद में कॉलेज की शक्ल इख्तियार कर गए, लेकिन असल में तो ये फ़ौजी इलाके थे। अब वो अगर उसके ऊपर ज़िम्मेदारी के ऊपर जो उसकी हिफाज़त के मामूर है, अगर वो हिंदू फ़ौजी है मिसाल के तौर पे, तो जब वो मुसलमान फ़ौजियों ने जाके हमला किया, तो ज़ाहिर-सी बात है वो हिंदू फ़ौजी पहले मारे जाते थे। रिज़ल्ट क्या होता था कि हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तफ़रक़ा पड़ता था, अंग्रेज़ फिर भी अंदर बच जाता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ बच जाता था, अंग्रेज़ को भी मार पड़ती थी, लेकिन ये कि अंग्रेज़ की तादाद कम होती थी, अब लड़ने वाले वही मकामी अफ़राद हैं। और इसी तरह जहाँ हिंदू कोई छापामार कार्रवाई में आया, तो वहाँ पे जो सामने फ़ौज खड़ी हुई मुसलमान थे, मुसलमान मर गए, फ़ौजी मर गए। अब आपने रोना शुरू कर दिया कि मुसलमानों को हिंदुओं ने मार दिया, जबकि असल में तो वो उस फ़ौज को डिफेंड कर रहे थे जो कि किलों में बैठी होती थी, जो कि अंग्रेज़ की जो कि उनके कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या जो उनके डायरेक्टर वगैरह यहाँ के बैठे होते थे, जो कि पूरे निज़ाम को चलाना चाह रहे थे या चला रहे थे। तो ये एक सिस्टम था जो कि यहाँ पर आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप हो रहा था और उसके खिलाफ हाजी शरीयतुल्लाह ने जिहाद का ऐलान कर दिया। अच्छा, हाजी शरीयतुल्लाह मुख्तलिफ़ वक़्तों में छापामार कार्रवाइयाँ करते रहे और उनका सिलसिला चलता रहा। उसके कुछ मतलब ये समझ लें, मैंने आपसे ज़िक्र किया था 75 का, तब 75-76 की बात है और उसके बाद जो है वो तकरीबन 20-25 साल का टाइम गुज़रता है। फिर उसके बाद जो है वो 18वीं सदी का जब यानी कि 19वीं सदी का आगाज़ हो रहा है और 1801 का जो है वो सिलसिला शुरू हो रहा है। तो ये वो टाइम पीरियड है कि जिसके दौरान जो है वो क्या कहते हैं, उनकी कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ़ वक़्तों के अंदर किसी न किसी सूरत के अंदर जारी रहेंगी। फिर उसके बाद जो है वो इनका जो बुनियादी तौर पे जो मकसद था वो उतना ज़्यादा शिद्दत पसंदाना नहीं था जितना कि हमारे पाकिस्तान में इसका जो इलाका था उन इलाकों में था। लेकिन जो इनका हाजी शरीयतुल्लाह थे, इनके बेटे थे मियाँ मोहसिन, जिनको तारीख़ में दो-दो मियाँ के नाम से याद रखा जाता है, दो-दो मियाँ, उर्फ़ दो-दो मियाँ, यानी कि आप कहीं पढ़ेंगे तो मियाँ मोहसिन उर्फ़ दो-दो मियाँ, तो इनको दो-दो मियाँ कहा जाता था। इनका अंदर बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी पाई जाती थी और जब इनके हाथ में सारे मामलात आए तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको मज़ीद जो है ना वो शिद्दत पसंद बना दिया और इनकी कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ़ वक़्तों के अंदर जारी रहीं। ख़ैर इनको लंबी उम्र इनको बहुत ज़्यादा तवील मिली है, तकरीबन 1840 में जाके इनका जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह का इंतकाल हुआ और उसके बाद जो है वो इस पूरी तहरीक का भी आहिस्ता-आहिस्ता ख़ात्मा हुआ। वो क्यों हुआ, फिर वो जब 1840 तक पहुँचेंगे फिर मैं बताऊँगा। साथ ही साथ पैरेलल एक और जो तहरीक थी जिसको आप मुजाहिदीन तहरीक कहते हैं, जिसको हमें समझना थोड़ा-सा ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे इलाके की तहरीक है, क्योंकि बंगाल तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे साथ नहीं रहा तो हमने उसको निकाल दिया अपने पास से। लेकिन वो समझाने के लिए सिर्फ बताना था कि किस तरह से यहाँ पर जिहादी कार्रवाइयों का या लड़ाई झगड़ों का बाकायदा आगाज़ होता है। तो यहाँ जो साहब थे उनका नाम था सैयद अहमद और ये सैयद अहमद जो थे ये शाह वलीउल्लाह के जो बेटे थे, क्या कहते हैं, अब्दुल अज़ीज़। अब्दुल अज़ीज़ का एक मदरसा था जिसका जो कि क्या कहते हैं, मदरसा रहीमिया के नाम से जाना जाता था। ये उस मदरसे के तालिब इल्म भी रहे और इसके अलावा ये फ़ौज के अंदर एक सिपह-सालार के तौर पे लड़ते रहे। जंगजू टाइप के आदमी थे और ज़िंदगी लड़ते हुए गुज़री 20-22 साल तक की। उसके बाद इनका दीन की तरफ रुझान तो था और ये थोड़ा-सा इनके घर की जो तारीख़ बताती है, जिस तरह से मैंने आपसे अकबर बादशाह का बताया था, तो इनके साथ भी कुछ घरेलू मसाइल थे कि इनकी घर में नहीं बनी, अपने अब्बा से मार के निकाल दिया गया था, क्या था। तो ये फिर मदरसे में आके मदरसे और मस्जिद रहीमिया में रहते रहे। वहाँ इनकी जो मुलाकात थी वो सैयद अहमद शहीद की जो है वो शाह इस्माइल और जो है वो उस पूरे अब्दुल अज़ीज़ के साथ जो शाह वलीउल्लाह के बेटे थे उनके
जो तालीमात थी उनके साथ इनका कनेक्शन हो गया। तो ये तालीमात वही थी कि जो कि शाह अब्दुल अजीज़ जो दे रहे थे वो शाह वलीउल्लाह वाली भी थी, और वही थी कि जो कि हाजी शरीफुल्लाह, कि अंग्रेज़ जो है वो हमारे इक़्तिदार पर काबिज़ हो रहा है। बुनियादी मसला हमारा इक़्तिदार था, और उसके नतीजे में हमारी मईशत, हमारा तिजारत, हमारा कारोबार सब तबाह होता जा रहा है। लोग गुर्बत, बेरोज़गारी का शिकार होते जा रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ें थोड़ी-सी यहाँ पर और भी आपकी बात होनी चाहिए कि जितनी भी तारीख़ रही है इस मॉडर्न तारीख़ से, जिसको अभी हम आगे पढ़ने जाएँगे या देखेंगे, जो अंग्रेज़ ने बनाई है, उससे पहले रोज़गार का, नौकरी का कभी तारीख़ में मसला नहीं होता था। क्योंकि इंसान जिन चीज़ों से वाबस्ता होते थे, उसमें भूख से मरने का तसव्वुर नहीं है। खेत में काम करने वाला भूख से कैसे मरेगा? कुछ नहीं खाएगा तो पत्ते खा के भी बच सकता है वो। तो जो भी जेन्युइन इंसानी फितरी ज़िंदगी रही है, वो कभी भी भूख से नहीं मरी। ये जो जदीद दौर का एक फिनोमेना है कि भूख से मर जाओगे, भूख से मर जाओगे, भूख से मर जाओगे, इसका तारीख में कोई सवाल कभी रहा ही नहीं। कहत भी पड़ता था ना, बहुत शदीद भी कहत पड़ता था, तब तो जाके लोग मर रहे, शायद कहत की वजह से मरते थे, लेकिन उसके बावजूद भी कहत में भी आपके पास खाने को कुछ ना कुछ अवेलेबल हो जाता था। ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल की, जैसे अभी आपने देखा लॉकडाउन वाली कैफियत में, कि लोगों को परेशानी ये थी कि यार भूख से मर जाएगी। मरा तो खैर कोई भी नहीं, वो सिर्फ आपको डराया, खौफ में मुब्तला किया जाता है कि भूख से मर जाओगे, भूख से तारीख में लोग नहीं मरते, खा के मरते हैं। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर भी देखना चाहें, जाके कहीं भी देख सकते हैं कि लोग जितना दुनिया भर में खा के मरते हैं, क्योंकि जिस किस्म की हम खा के बीमारियाँ लगाते हैं, जो पूरी मॉडर्न कल्चर ने लगाई हैं, वो कभी तारीख में नहीं रही थी। तो बाकायदा अंग्रेज सरकार ने ये मसला पैदा किया कि रोजगार का लोगों को मसला हुआ, क्योंकि आपने लोगों के कारोबार छीन लिए, लोगों की ज़मीनों पर कब्जा कर लिया, लोगों से ज़बरदस्ती नाजायज़ टैक्स वसूल करने शुरू किए, और उनको मजबूर किया कि नौकरी करो। उनको जाके इस चीज़ के लिए मजबूर करते थे कि आप नौकरी करो। नौकरी का कोई तसव्वुर नहीं। एक बंदा जो खेत में काम करता है, आप में से भी जो लोग गाँव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई उन्होंने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, मुख्तलिफ़ जगहों पे, मेरा खुद बहुत ज़्यादा क्योंकि सिंध की तरफ जाना-आना रहता है, उनको कभी रोज़गार का मसला नहीं था। मतलब उनको परेशानी नहीं है कि हम खाएँगे क्या? मतलब अभी मेरे जैसे दोस्त हैं, घोटकी में हैं, तो उनकी अपनी फसलें हैं, वो खाते रहे। लॉकडाउन हुआ हुआ है। मतलब अगर कराची के शहरी को आप ये बोल रहे हैं कि यार कल क्या करोगे, तो वो रोएगा। उसको मतलब मैं अगर फ़र्ज़ करें मेरे घर में आज दूध नहीं आया, तो मैं टेंशन में आऊँगा, दूध अपने तो रोज़ाना लेकर आना है, डबल रोटी तो रोज़ाना लानी है, मैं क्या करूँगा? गाँव में ये मसला नहीं था। इंसानी फितरी ज़िंदगी यही होती है। अंग्रेज़ ने आपकी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, आपका कारोबार तबाह कर दिया, आपकी तिजारत बर्बाद कर दी, जो आप दीगर जगहों पे जहाज़ों के ज़रिए सामान बेचते थे, और उस पर खुद कब्ज़ा कर लिया। और उसके बाद कहता था कि हमारे पास आओ, नौकरी करो, हम तुम्हें पैसे देंगे, और नौकरी आपको फ़ौज की देता था पहले तो। इसके अलावा तो आपके पास कोई काबिलियत थी नहीं ना, क्योंकि इससे पहले काबिलियत ये थी ही नहीं कि आप एमबीए करें, इससे पहले काबिलियत थी ही नहीं कि आप बीए करे हुए हों, या इससे पहले काबिलियत थी नहीं कि आपने एमए किया हुआ है। तो जब ये काबिलियत ही नहीं है, दुनिया में इस नाम को काबिलियत नहीं समझा जाता था, तो इसके लिए लोगों के पास इसका कोई अवेलेबल नहीं थी चीज़। ना चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे जो भी ताकत होती थी यहाँ पर, उसके पास ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी। मतलब आप एक ऐसे बंदे से जाके बोले लाओ भाई तुम्हें काम दूँगा, मैं एमबीए की डिग्री दूँगा, खेत में काम कर रहा है, वो बोलेगा ये क्या चीज़ होगा भाई? खेत एमबीए की डिग्री से क्या होता है? मतलब इससे मैं क्या करूँगा? ये क्या होती क्या, डिग्री क्या होती है? एमबीए क्या होता है? वो सवाल करेगा। पढ़ना क्या होता है? ये सारी सवाल उसके दिमाग में हो, जैसे गाँव देहात में नॉर्मल बंदे से जाके पूछ ले जो बेचारा खेत में काम कर रहा है। तो अंग्रेज़ ने बाकायदा ये सारी चीज़ें आपसे छीन ली थी, और उसके मुकाबले में आपसे रोज़गार मजबूरी करवाता था, काम करवाता था। नौकरी करवाने का जो तसव्वुर था, जॉब का जो तसव्वुर था, वो अंग्रेज़ ने डेवलप किया। इससे पहले इस तरह से बाकायदा तसव्वुर, लोग बादशाह के पास कारोबार की नौकरी करते थे, लेकिन वो नौकरी उस तरह की नौकरी नहीं थी जिस तरह से अंग्रेज़ के, भाई आप ये तालीम हासिल करके आओगे तो नौकरी मिलेगी। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, हम लोग पढ़ते हैं, वो क्यों पढ़ते हैं? हमें बताया गया कि बेटा अगर तुमने डिग्री नहीं ली तो ज़िंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। तो ये मजबूरी हमारी बता दी जाती है, तो जिसके नतीजे में घर वाले भी परेशान, हम भी परेशान में डिग्री। अभी जैसे लॉकडाउन में सब परेशान है कि अगर हमारी पढ़ाइयाँ नहीं हुई तो हम करेंगे क्या आगे? तो ये सवाल कभी तारीख में नहीं था। तो 200 250 साल का सवाल है, 250 साल के सवाल पे हमारी पूरी ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई। तो समझाने का, इस पूरी कहानी को बताने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये था कि ये वो वजूहात थी कि जिसके नतीजे में नफ़रत, रेज़िस्टेंस, अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत, गुस्सा, मार-धाड़ ये हमारे अंदर पैदा होता जा रहा था, और पैदा तो था ही पहले। हम एक-दूसरे को काटते तो रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसा नहीं था कि हमने कभी गर्दनें काटने का काम भी बंद किया हुआ था, लेकिन ये कि अब हमारा फ़ोकस अंग्रेज़ होता जा रहा था, चाहे वो कोई भी ताकत थी, चाहे वो हिंदू थे, सिख थे, राजपूत थे, उन्होंने कहा यार मारना है अब अंग्रेज़ को मारेंगे, बाकी सबको छोड़ो, बाकी हो तो हम निपटा ही लेते हैं, अंग्रेज़ को आपस में तो हम लड़ते हैं, वो तो हमारा फितरी काम है, अंग्रेज़ को पहला मारना है। तो वो लोग हिंदुओं के पास से अलग बगावतें आ रही थी, और सिखों के पास से अलग कार्रवाइयाँ जारी होती थी, हर बंदा अपने-अपने तौर पे। लेकिन हम ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि एक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है, एक मुसलमान कॉन्टेक्स्ट हमारे सामने निसाब जो बना के दिया जाता है, जबकि हकीकत ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही बगावत करे थे। मैं जब 1857 तक पहुँचूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि मुसलमानों से हज़ार गुना बड़ी बगावतें हिंदुओं ने की थी।
1000 गुना बड़ी बगावतें सिखों, राजपूतों, जाटों ने की थी जो अंग्रेज़ों को मारा था उन्होंने। तो लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आप इक़्तिदार में थे और इक़्तिदार को ही सबसे ज़्यादा ब्लेम किया जाता है। बादशाह तो आप थे ना, तो बादशाह को पकड़ेंगे, गर्दन बादशाह की दबाई जाएगी आपकी, कि इसी वजह से गंद हो रही है सारी, इसको पकड़ लो आगे। तो ये वो वजूहात थी जिसके नतीजे में आपको इन मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं मसाइल का एक और जो सामना जिन वजह से आपने जिहाद का ऐलान कर दिया था या आप जो है वो छोटी-छोटी कार्रवाइयाँ, तो उसी में एक और नाम जो था, वो सैयद अहमद शहीद का भी था। सैयद अहमद शहीद जिनको आप सब जानते हैं कि बालाकोट, अगर आप में से किसी का जाना हुआ हो, तो बालाकोट के मकाम पर इनको शहीद किया गया था और इनकी जो असल लड़ाई हुई थी वो तो बुनियादी तौर पे सिखों के साथ थी और सिखों के साथ इस इलाकों के अंदर पूरे जो पंजाब के इलाके थे, आपसे आप सबके इल्म में होगा, आप एक बड़ा मशहूर नाम सुनते रहते हैं रंजीत सिंह का। तो ये रंजीत सिंह और उसकी जो फ़ौजें थी उनका इलाके थे बहुत सारे जिसके ऊपर ये जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके थे, इन जगहों के ऊपर सिखों की किसी हद तक अमलदारी या हुक्मरानी थी। तो इनके पास भी अब इनके साथ भी क्या-क्या इश्यूज़ थे वो भी थोड़ा-सा आप समझ लें। जब इन्होंने भी बाकायदा इन सारी चीज़ों का आगाज़ किया, जिहाद का सिलसिला या जो इनके साथ लड़ाइयों का आगाज़ किया, तो इनको जिस चीज़ ने टफ़ टाइम दिया या जिन चीज़ों ने इनको परेशान किया, वो जो थे वो सिख एक बड़ी ताकत थी जो कि नज़र आई, जो कि मुसलमानों के इलाकों पर भी काबिज़ थे। अब इससे पहले ये इलाके सारे मुसलमानों के कंट्रोल में थे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के जो इलाके जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया। तो इन्होंने कहा कि यार पहले तो हम अंग्रेज़ बाद में मारते हैं, पहले इनसे जान छुड़ाई जाए, सिखों से जान छुड़ाई जाए। अच्छा अब अंग्रेज़ ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है इस मामले में हमेशा से खबरदार, जिस तरह से उसने पहले अहमद शाह अब्दाली को जगह दी थी, इसी तरह से इन्होंने सैयद अहमद शहीद वगैरह को। अच्छा सैयद अहमद शहीद जो थे, इनका ताल्लुक जो था वो बरेली से था और ये जो बरेली जिनको आप बरेली कहते हैं आप ये असल में इलाका है, बरेली इंडिया का इलाका है और उस इलाके से इनका ताल्लुक था और उस इलाके से इसकी पूरी तहरीक का आगाज़ होता है। सैयद अहमद शहीद बरेली का नाम है पूरा, अगर आपने देखने का मिले मौका। तो ये तो ज़ाहिर-सी बात है, आप यहाँ बैठे हुए इंडिया सेंटर के अंदर बैठे हुए और आप जिहाद करने जा रहे हैं पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो इस पूरे इलाके को कैसे आपने पास किया अंग्रेज़ की अमलदारी थी? तो अंग्रेज़ को जब ये पता था कि ये यहाँ से जाएँगे, ट्रेनों का सफ़र होगा, ट्रेनें तो ज़ाहिर-सी बात है उस टाइम पे नहीं चलनी शुरू हुई थी। ट्रेन ऐसे ही मेरे मुँह से निकल गया है, वो जो आपने यहाँ से काफ़िले रवाना होने थे, तो उसके ज़रिए यहाँ से जाना था। अलबत्ता ये था कि ये जो जिस दौर का मैं आपसे ज़िक्र कर रहा हूँ, जिस दौर के अंदर ये लड़ाई होती है, ये 1825 के बाद की बात है। यानी कि मैंने आपसे अभी ज़िक्र किया था, ये कब पैदा हो रहे हैं 1776 में और वो भी 1771 में। सैयद अहमद शहीद 1771 या 1766 में। तो ये दोनों एक ही दौर के पैदावार हैं और ये जो अब ज़ाहिर-सी बात है आदमी जब 20, 25, 30 साल का हो जाता है उसके बाद उसका सिलसिला शुरू होता है। तो 18वीं जो 19वीं सदी का आगाज़ हो रहा है। अच्छा एक चीज़ बार-बार वो शायद मेरे मुँह से निकल गई होगी तो आप कन्फ्यूज़ ना हो रहे हो। लेकिन जो सदी जब हम शुमार कर रहे होते हैं ना, तो जो सदी जैसे 18 तो शुरू होगा 1801, तो उसको हम अगर हम उसको बोलेंगे ये तो 1801 लिखा, लेकिन हम उसको जब बयान कर रहे होते हैं तो वो 19वीं सदी, तो 19वीं सदी का जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम 20 क्या है 20वीं सदी, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं 21वीं सदी, यानी कि हम लिखते क्या है कि कौन सा सन चल रहा है 2020 चल रहा है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं कि ये 21वीं सदी, तो ये और इसका आगाज़ जो है वो 2000 से हो चुका है। जब 2000 से आगाज़ हो रहा है और ये अब जो आगे तक जाएगा तो हम इसको 21वीं सदी कह रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर 21वीं सदी का शुरू होता है। जिस तरह से आपकी एज का भी होता है सिलसिला ना, कि जब आप अगर आप 20 साल के हैं तो आप बता दो कि भाई अब ये 21वें साल में लग गया, यानी कि इसका 21वां साल शुरू हो गया। तो इसी तरीके से हम जब सदी भी शुमार कर रहे होते हैं तो इसी तरह से सदी शुमार की जाएगी या बताई जाती है कि अब 19वीं सदी का आगाज़ हो रहा है। जब हम 1700 कुछ बता रहे हैं तो 18वीं सदी है, वो 18वीं सदी है। 18वीं सदी चलती हुई आ रही है पूरी, क्योंकि वो 1800 पर एंड होगी। 1800 से जो ऑनवर्ड 1900 आगे तक जाएगी, हम बता रहे होंगे कि भाई ये 19वीं सदी है और जो 19वीं सदी से लेकर आगे का सिलसिला पूरा शुरू हो रहा है 2000 तक का, यानी कि 1901 से लेके 2000 तक का जब हम जाएँगे तो हम क्या बता रहे होंगे 20वीं सदी के अंदर पाकिस्तान आज़ाद हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, वो 20वीं सदी है। तो 20वीं से ऑनवर्ड हम 21वीं सदी कहते हैं। तो इसको भी हमेशा दिमाग में रखिएगा, अगर मेरे मुँह से कोई अल्फाज़ गलती से कभी होता है, स्लिप ऑफ टंग होती है, तो वो मैं कभी 19वीं 20वीं बोल रहा हूँ, तो आप समझ जाएँ कि मैं कौन से सदी की बात कर रहा हूँ। तो 1801 के बाद जो है इनकी जब ज़ाहिर-सी बात है दोनों नौजवान हैं और इनकी जो है वो मक्का से तालीम हासिल लेके आ चुके हैं। सैयद अहमद शहीद जो है वो फ़ौज के अंदर शामिल हो चुके थे और उसके साथ वो फ़ौज का हिस्सा रह चुके थे। तो और साथ ही साथ उनको शाह वलीउल्लाह और शाह इस्माइल और इसके अलावा अब्दुल अज़ीज़ जो थे उनकी तालीमात, शाह अब्दुल अज़ीज़ की तालीमात हासिल हो चुकी हैं। तो ये फिर पूरे जिहादी सिलसिलों का आगाज़ करते हैं और इसके रिज़ल्ट में ये होता है कि बर्रे सगीर के अंदर जहाँ बंगाल के अंदर अंग्रेज़ को टफ़ टाइम देना शुरू किया, तो यहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ को टफ़ टाइम देने के बजाय अभी सिखों के साथ इनके मार्के शुरू हुए। अच्छा अब इनको ये था कि
जो कि मुसलमानों का कि जब तक हमारे पास कोई रियासत, कोई इलाका, कोई जगह नहीं होगी, जब तक हम अपना काम आसानी से नहीं कर सकते। तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि सबसे ज़्यादा हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा जंगजू हो गई ये जिस फ़ौज का हिस्सा थे सैयद अहमद शहीद, उसके अंदर ज़्यादातर पठान अफ़राद होते थे। पठान और जो कबायली अफ़राद थे आपके वो होते थे, ये उनके साथ लड़ाइयों में शामिल हो चुके थे। इनको ये पता था या इनके पास एक फ़िक्र ये सोच मौजूद थी कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग होंगे ना, जो ताकतवर होंगे, वो आज भी आप देखते होंगे कि ये जो फ़ौज के अंदर होते हैं, उसकी वजह ये होती थी कि उनको पता था ये भागते नहीं हैं। ये बड़े वफ़ादार, गैरतमंद लोग हैं, भागेंगे नहीं पठान। और ये जो कबायली इलाके के लोग हैं, ये बड़े जंगजू हैं, ये भागते नहीं हैं। तो इसलिए इनका ख़्याल ये था कि अगर हम उन इलाकों के लोगों को फ़ोकस करें, क्योंकि वो मज़हब के साथ भी कनेक्ट है, इस्लाम के साथ उनका गहरी वाबस्तगी है। अगर हम उन इलाकों के लोगों को अपने साथ शामिल करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा मदद हासिल होगी। हम वो इलाके कब्ज़े कर लेंगे और उसके बाद जब सिखों का वहाँ से खात्मा करके बाद हमारे पास एक इलाका होगा, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम वहाँ से दीगर इलाकों को फ़तह करने का काम करेंगे। तो इनकी जो पूरी शूरा थी, जिसने फ़ैसला किया कि हमें उन इलाकों की तरफ मूव करना चाहिए, तो इन्होंने ना उस इलाकों की तरफ मूव करने का फ़ैसला किया और इन्होंने जाके जो अपना मकाम था नौशहरा को अपना सबसे पहले मकाम बनाया। पेशावर से आगे थोड़ा-सा अटक से पहले एक इलाका आता है। अटक से पहले आगे-पीछे कहीं आता है, मैं गया हूँ लेकिन अभी मेरे दिमाग में उसका वो थोड़ा-सा नक्शा क्लियर नहीं हो रहा कि वो कौन-सा इलाका था, लेकिन नौशहरा का इलाका था। उस इलाके को उन्होंने अपना जाके हेडक्वार्टर के तौर पे बनाया और वहाँ से इन्होंने अपनी छापामार कार्रवाइयों का आगाज़ करना था सिखों के खिलाफ। सिखों का वहाँ पर इक़्तिदार था। अच्छा, अब आप में से जो लोग कबायली इलाकों को जानते हैं, चाहे सिंध के, बलूचिस्तान के, खैबर पख्तूनख्वा के, कराची वाले नहीं समझ पाते ज़्यादा इन चीज़ों को। मैंने भी जब तक नहीं देखा था, नहीं जानता था क्योंकि मैं भी टिपिकल कराची वाला हूँ। तो कबायली इलाकों में ना कबीला पहले होता है, बाकी सब बाद में। मतलब बाढ़ में जाओ, मतलब तुम किसी भी मज़हब के मानने वाले हो, कुछ भी हो, हमारा कबीले ने जो फैसला कर लिया सरदार ने, हम उसको फ़ॉलो करेंगे, फ़ॉलो करते रहेंगे। तुम्हारी नहीं सुनेंगे, तुम कितने ही हमें को दीन के भाषण दे दो, हमें कोई भी आगे बात बता दो, हम पहले अपने कबीले की सुनेंगे। तो वहाँ पर भी ये मसला था। अच्छा, जब ये वहाँ पर पहुँचे तो चंद कबीलों ने इनकी मदद करी। उसके अंदर आप जानते हैं, उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊँगा। कुछ दुर्रानी कबाइल हैं, कुछ अफ़रीदी कबाइल हैं, शाहिद अफ़रीदी को आप जानते हैं। इस तरह से और मुख्तलिफ़ कबाइल थे। उनमें से चंद कबाइल ने तो उनको वेलकम किया। उन्होंने कहा, "सर आप आइए, आप हमारे इलाकों में आके कब्ज़ा कीजिए, मतलब हम आपकी मदद करेंगे, फ़ौजें भी, असलहा भी हम देंगे और आप सिखों से हमारी जान छुड़ाइए।" दूसरी तरफ वहाँ कुछ कबाइल थे जिन्होंने सिखों के साथ मामला सेटल कर लिया और सिखों ने उनको बड़े पैमाने पे रिश्वतें दी। उन्होंने कहा, भाई अगर तुम इस कबीले को शिकस्त दिलवाते हो तो हम तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे। अब तो ऐसी बात है, कबीले की लड़ाई पहले है या हिंदू मुस्लिम या सिख मुस्लिम लड़ाई है। तो हमने तो देखा यही है कि हम पहले कबीले के लिए लड़ते हैं, अपनी ज़बान के लिए लड़ते हैं, हम मज़हब के लिए नहीं लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने कहा हम आपका साथ देंगे। खैर आगाज़ ये उस तरह से हुआ कि जो पहली की लड़ाइयाँ छापामार कार्रवाइयाँ हुई, उसमें मुसलमानों को बहुत बड़े पैमाने पर कामयाबी मिली और उनको बहुत उनकी अच्छी ट्रेनिंग थी। उनके पास एक ईमानी जज्बा था कि उनको पता था कि हम जो है उस टाइम पे इस्लाम और कुफर की लड़ाई लड़ने निकले हैं। सिखों की लड़ाई खत्म करेंगे तो उसके सिखों को मार लेंगे, उसके बाद अंग्रेज़ों को तो हम निपटा ही देंगे। खैर इनको बड़े पैमाने पे यहाँ पर कामयाबी मिली और इन्होंने अच्छे खासे इलाके सिखों से छीन लिए और इन चंद इलाकों के अंदर इन्होंने अपना पूरा निज़ाम नाफ़िज़ कर दिया, बल्कि बाकायदा शरीयत के अहकामात को नाफ़िज़ करना शुरू कर दिया और यहाँ पर खिलाफत का निज़ाम कायम कर दिया गया। और बाकायदा खलीफा जो है वो अमीरुल मोमिनीन जो है वो सैयद अहमद शहीद और उनकी जो रफ़क़ा थे उनको जो है वो बाकायदा उन्होंने खिलाफत का ऐलान कर दिया है और जो है वो जिस तरह से अमीरुल खिलाफत का तरीक़ाकार होता है वो उस तरीके से उन्होंने अपना निज़ाम यहाँ पे नाफ़िज़ करके इस्लामी सज़ाएँ नाफ़िज़ कर दी, इस्लामी अहकामात नाफ़िज़ करने शुरू किए। अच्छा, आप तो बज़ाहिर तो आप बड़े कारनामा दिखा चुके होते हैं कि मैंने तो बड़ा कोई तीर मारा है कि मैंने इस्लामी निज़ाम नाफ़िज़ कर दिया यहाँ पर। लेकिन बहुत दफ़ा आपको ये नहीं पता होता है कि वो ग्राउंड ज़मीन सतह तैयार भी हो उस इस्लामी निज़ाम को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं है। पठानों के यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये था कि वहाँ पर बेवा की शादी नहीं होती थी। वहाँ पर भी कुछ जहालतें फैली हुई थी इस तरह की, क्योंकि वो जो हिंदुआना रस्में हमारे यहाँ दाखिल हो चुकी थी, बहुत सारी हिंदुओं के, मैंने आपसे जैसे ज़िक्र किया कि वहाँ बेवा की शादी नहीं होती क्योंकि वहाँ पर उस औरत को अपने आप को पाक यूँ रखना होता है कि उसको दूसरे जन्म में अपने उसी शौहर से मिलना होता है। या तो वो सती कर लेती थी या फिर वो अपने आप को, आपने देखा होगा इंडियन फ़िल्मों में खास तौर पे वो शोले के अंदर पूरी फ़िल्म में सफ़ेद कपड़े पहन के घूमती रहती है। उसकी वजह होती है, उनका एक मज़हबी उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। वो कहते हैं कि अगर हमने दूसरी शादी कर ली तो अगले जन्म में फिर हमारा उसी अपने शौहर के साथ गद्दारी साबित हो जाएगी, वफ़ादारी साबित नहीं होगी। वो अपने आप को पाक रखने के लिए किसी और आदमी के साथ शादी नहीं करती थी। वो चीज़ें हिंदुओं के अंदर भी से जो थी मुंतकिल हो गई थी, पठानों के अंदर भी किसी हद तक। तो वहाँ पे दूसरी शादी होती थी। इन्होंने जब शरीयत नाफ़िज़ की, इन्होंने कहा भाई ऐसा तो मुमकिन नहीं है, इस्लाम तो 4-4 शादियाँ कराता है, तुम शादी नहीं करो और बेवा की तो शादी लाज़मी है। अल्लाह के रसूल ने बहुत सारी बेवा औरतों से शादी की थी, तो उन्होंने पकड़-पकड़ के शादियाँ शुरू करवाई।
अच्छा, कुछ इनके मुजाहिदीन ने भी वहीं पे शादियाँ कर ली, जो कि इनके मुजाहिदीन होते थे। तो उससे एक आप वहाँ के जो मकामी अफ़राद थे, उनमें नफ़रत करना शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो हमें बताया नहीं गया था, हमसे तो जो वादा किया गया था वो तो कुछ और था, ये तो कुछ और कहानी आ गई है। ये तो वही जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वाला मामला है कि हमें बताया गया था कुछ और, भेज कुछ और दिया गया, तो ये तो इस्लाम हमें नहीं चाहिए। तो आपस में भी इनके आपस के भी जो मसाइल थे, जो कि कबाइलियों के होते हैं, वो भी शुरू हो गए। अच्छा, 1-2 4 चीज़ें और भी यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, जो कि समझना ज़रूरी है, जो कि मैं हर दफ़ा ज़रूर समझाता हूँ जब भी कहीं क्लास ले रहा होता हूँ। कि जो कि हमारे इलाकों के अंदर अंग्रेज़ ने बहुत साजिश के तहत जो यहाँ पे दीन का बरबादा किया, लोगों के अंदर नफ़रतें पैदा की, यहाँ शिया-सुन्नी लड़ाई, वहाँ उसने हमें कौमियतों और ज़बानों की बुनियाद पे भी लड़ाया है ना। तो उसने ज़बानों की जो बुनियाद पे लड़ाया, उसने हमेशा से हमारे जो चंद इलाके थे, उनको बहुत घटिया-सा पेश किया, बहुत गंदा-सा पेश किया। उसकी वजह है, उसकी वजह ये थी कि उनके साथ मज़हबी मामलात बहुत गहरे थे। अब आपको जानकर ये हैरत होगी कि जब सैयद अहमद शहीद इस काफ़िले के लिए रवाना हो रहे थे इस लड़ाई के लिए, तो उस पूरी लड़ाई के लिए जो उनको माली मदद फराहम की गई, उनकी फैमिलियों को जो सपोर्ट किया गया, तो आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि वो पूरा सिंध का इलाका था।